Hello everyone, welcome in our online learning platform Let's Study India। मेरा नाम नैनिमा रघुवंशी है और मैं इस चैनल पे आपको जूलॉजी पढ़ाऊंगी। बेस्ट चीज़ इस चैनल की ये है कि हम आपको सारे यूजी कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे मैथ्स और बायोलॉजी से रिलेटेड। मैथ्स से रिलेटेड मतलब बीएससी मैथ्स और बीएससी बायो के सारे कोर्सेज आपको इस पे अवेलेबल होंगे। आपको वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी लेकिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप जल्दी जल्दी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो कंटेंट इस पर अपलोड करें वो आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी हमारी नई वीडियोज़ अपलोड होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। आज का जो वीडियो है इसमें हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी चीज़ें पढ़ने से पहले हमें उसका एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो अगर हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमें पढ़ना क्या है। पीछे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि आपको जूलॉजी का सिलेबस दिख रहा होगा। ये जो सिलेबस है वो एनईपी के अकॉर्डिंग मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिलेबस है। ये सिलेबस जितने भी एमजीकेवीपी से एफिलिएटेड कॉलेज हैं उन सब में यही सिलेबस फॉलो होगा और यही आपको पढ़ना है और ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। तो अभी एनईपी के अकॉर्डिंग जो नया रूल आया है उसमें 100 मार्क्स के आपके जूलॉजी के पेपर होंगे जिसमें 25 मार्क्स आपके इंटरनल और प्रैक्टिकल पे बेस्ड होंगे। फिर 75 मार्क्स जो होंगे वो आपके थ्योरी पे होंगे। थ्योरी का पैटर्न क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा या दोनों टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ये अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पाया है, बट जैसे ही कंफर्म होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा जूलॉजी का सिलेबस है इस कोर्स का नाम है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। साइटोलॉजी, genetics and infectious disease. Cytology is a branch of science in which we deals about the cell. जिसमें मतलब साइंस की वो ब्रांच है, बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम सेल्स की स्टडी करते हैं, सेल्स के बारे में। सेल क्या है, उसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं। सेल के पास सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, तो उनका क्या है, उनका कंपोजिशन क्या है, कैसे वो बने हैं, उनमें क्या क्या है, ये सारी चीज़ें मतलब एक सेल के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं बायोलॉजी के जिस ब्रांच में उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। देन हमें पढ़ना है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स अबाउट द जीन्स, जिसमें हम जीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जीन्स के आगे पीछे की जब बातें जिस ब्रांच में हम करते हैं बायो के उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। फिर आएगा इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब जो डिजीज होती है, डिजीज मतलब बीमारियां दो तरीके की होती हैं, एक होती है इन्फेक्शियस और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस। आपका सर दर्द कर रहा है, आपके बाजू में कोई आके बैठता है तो क्या उसका भी सर दर्द करने लगेगा? नहीं, क्योंकि वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आती हैं। बट बहुत सी ऐसी डिजीज आती हैं कि वो डिजीज पर्सन से अगर आप डिजीज इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आते हैं तो वो आपको भी होने की चांसेस हैं। डिजीज जो इन्फेक्शियस कंडीशन होता है ये भी दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन होता है, एक इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन होता है। तो जब हम वो चीज़ें पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम हमारा मोटिव क्या है, इस वीडियो में हम आपको एक ओवरव्यू देना चाहते हैं पूरे सिलेबस का कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो कोर्स का नाम है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। साइटोलॉजी क्या होती है, जेनेटिक्स क्या होती है और इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, इसका आइडिया हमें लगता है अब आपको लग गया होगा। तो आइए इसके अंदर देखते हैं क्या है। और हाँ, इस जूलॉजी में जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें पढ़ना है टोटल 8 यूनिट्स पढ़नी है हमें, जिसमें फर्स्ट टू 4 यूनिट जो है वो साइटोलॉजी से कंसर्न है, 5th, 6th एंड 7th यूनिट जो हमारी है वो जेनेटिक्स से कंसर्न है, एंड द लास्ट विच इज द 8th यूनिट इज अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीज। तो हमें ये सारे डिटेल्स हैं, ये आप अपने साइट पे भी जाके देख सकते हैं, एमजीकेवीपी पे या जो भी आपका कॉलेज का साइट होगा उस पे देखिए। अगर हम मतलब अगर टॉपिक की बात करते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या है। तो उससे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेल ऑर्गेनेल्स होते क्या हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, कोई भी सेल होता है तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए ये एक आपका सेल है तो उसमें बीच में न्यूक्लियस होता है और सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं।
और इन दोनों के बीच में जो चीजें होती हैं वो साइटोप्लाज्म होती हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो इसी साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं। तो जो भी ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो होते हैं या जो भी ऐसे स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं वही कहलाते हैं सेल ऑर्गेनल्स, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, वैक्यूल, ये सारी जो चीजें होती हैं वो सेल ऑर्गेनल्स कहलाती हैं। तो हमें यही पढ़ना है कि सेल ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और फंक्शन कैसे होते हैं, उसमें हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें सबसे पहले इसमें पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। हमने बताया सेल की जो सबसे आउटर कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये एक बैरियर की तरह, मतलब एक गेट की तरह काम करता है। जैसे हम क्या करते हैं, हम अपने, ये सेलेक्टिव परमीएबल होता है नेचर में, हम अपने गेट से ऐसा नहीं कि सबको एंट्री देते हैं। गेट हम क्यों लगाते हैं कि हम जिसको चाहते हैं, हम जिसको पहचानते हैं, हमें जिससे फायदा है हम उसी को एंट्री देंगे, बाकी को नहीं देंगे। तो ये भी सेलेक्टिव परमीएबल है, हर चीज को सेल के अंदर हम एंट्री नहीं दे सकते, उससे हमें हार्मफुल इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिव परमीएबल, जिस चीज से सेल्स को फायदा होता है बस वो वही चीज सेल के अंदर अलाउ करता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये बना किससे होता है, इसका कंपोजिशन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। और अगर देखें कंपोजिशन की बात करें तो ज्यादातर इसमें क्या होता है, लिपिड्स और प्रोटीन। तो हम उन लिपिड्स और प्रोटीन के बारे में भी पढ़ेंगे, क्या इसके मॉडल्स हैं, लाइक एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है, उस मॉडल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर हमें पढ़ना है सेल टू सेल इंटरेक्शन। ठीक है, हर बॉडी, मतलब हमारी जो बॉडी है वो एक ही सेल्स तो बनी नहीं है, हम मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर भी होते हैं, बट मेजॉरिटी क्या है, मल्टी सेलुलर की है। हम भी मल्टी सेलुलर हैं, तो मल्टी सेलुलर दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में ढेर सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। तो हर सेल जो होता है वो एक दूसरे से कांटेक्ट होता है, कोऑर्डिनेटेड। तभी वो क्या होता है, जब सबका एक दूसरे से कांटेक्ट होता है तो हमारी बॉडी एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में, एक वेल मैनर्ड मैनर में काम करती है। ठीक है, तो सेल जो है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कराने के लिए हर सेल को एक दूसरे सेल से कांटेक्ट करना पड़ता है, उनसे इंटरैक्ट होंगे किसी न किसी तरीके से, उनके बीच में कोई इंटरैक्शन होगा तभी ये चीजें पॉसिबल है। तो वो इंटरैक्शन कैसे होता है, एडिशन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आएगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम डिफरेंट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ईआर, वहां पे क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही जो भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उनके बारे में पढ़ेंगे। देन फिर प्रोटीन टारगेटिंग, प्रोटीन बन जाना इज नॉट सफिशिएंट, प्रोटीन बन तो गया बट उसका जहां पे उसको पहुंचना है, जो उसका टारगेट ऑर्गन है वहां तक पहुंचना भी तो है उसको। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एज इट इज हम दे देते हैं, उसकी शॉर्टनिंग होती है, बहुत से उसमें प्रोसेसेस होते हैं, उसके बाद हम उसको वहां उस ऑर्गन तक भेजते हैं। ठीक है, तो इसमें हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस ये हैं। देन सेकंड यूनिट जो है हमारी, सेकंड यूनिट में हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स ही। फर्स्ट, उसमें आधी चीजें फर्स्ट यूनिट में पढ़नी है, आधी चीजें हमें सेकंड यूनिट में पढ़नी है। इसमें क्या करना है, साइटोस्केलेटन्स के बारे में पढ़ना है। साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोस्केलेटन होता है, ये क्या करता है, किसी भी सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसी भी सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको डिफरेंट फंक्शन करना है, लाइक सेल डिवीजन करना है, इन सब में जो मैकेनिकल सपोर्ट होता है वो कौन देता है, साइटोस्केलेटन। तो इसमें डिफरेंट चीजें होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं और इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। हमको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो हमारे, मतलब किसी भी बॉडी, किसी भी सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्यों, क्योंकि ये एटीपी जनरेट करता है। एटीपी क्या होता है, बॉडी का करेंसी होता है। ठीक है, एनर्जी जो हमें मिलती है वो एटीपी से ही मिलती है और हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो एनर्जी बहुत जरूरी है। तो वो सिंथेसिस, वो फॉर्मेशन एनर्जी का कहाँ पे होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसमें क्या है, हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की जो पूरी प्रोसेस है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आता है परऑक्सीसोम्स एंड राइबोसोम्स। परऑक्सीसोम्स और राइबोसोम्स के बारे में पढ़ना। राइबोसोम्स हमने बताया, राइबोसोम क्या होता है, हमने कहा ईआर जो होता है, ईआर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये ईआर जो होता है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आरईआर, एक होता है एसईआर। आर से मतलब होता है रफ और एस से मतलब होता है स्मूथ।
और ER इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, RER और SER। RER क्या है, वो एंडोप्लाज्मिक जो हमें रफ दिखता है, जिसके सरफेस रफ होते हैं। रफ क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो होता है इनके सरफेस पे क्या होता है, मान लीजिए ये है आपका, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे राइबोसोम मतलब बीड्स लाइक लगता है, ग्रेन जैसा या दाने जैसा कुछ इस पे प्रेजेंट है, और इसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम। और यही राइबोसोम किसके लिए हेल्पफुल होता है, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए तो अब जैसे इस पे दाने दाने जैसा प्रेजेंट है तो ये रफ देखने में लगता है, इसलिए हम इसको कहते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वही जो SER होता है, इस पे ऐसा राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होता है, ये बस सिंपली ऐसा ही होता है, इसलिए इसके सरफेस जो होते हैं वो हमें स्मूथ दिखते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ये लिपिड वगैरह के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये तो राइबोसोम की बात होगी। फिर पेरोक्सिसोम जो होता है ये क्या करता है, रिएक्शंस, मतलब जो डिफरेंट कैटालिटिक रिएक्शंस वगैरह बॉडी में होते हैं उनमें हेल्प करता है। तो डिटेल क्या है वो तो हमें पढ़ना ही है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं सिलेबस का, ठीक है। फिर आता है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के बारे में और उसके क्रोमैटिन स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो हमने अभी बात किया था कि जो सेल होता है उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस होता है, ये तो मान लीजिए न्यूक्लियस को अगर हम इनलार्ज करके देखें तो ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। और इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, इस क्रोमोसोम के अंदर होता है DNA। और इस DNA का जो फंक्शनल पार्ट होता है वो वही कहलाता है जीन। क्या कहलाता है, जीन। तो हमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के बारे में भी पढ़ना होगा, क्रोमोसोम के अंदर DNA है, DNA के बारे में भी पढ़ना होगा, जीन है तो जीन के बारे में भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो इस यूनिट में हमें यही पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा है, किसमें, यूकैरियोट्स में। जो सेल होते हैं, सेल दो तरीके की होती हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट क्या होता है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। दो टाइप के सेल्स हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव एंड यू मतलब होता है ट्रू। कैरियन का मतलब होता है, ये कैरियोट्स जो है वो एक वर्ड है कैरियन, उससे मिलके बना है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, और यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके न्यूक्लियस कैसे होते हैं, ट्रू टाइप के। मतलब सही क्या है, ये प्रिमिटिव और ट्रू टाइप का न्यूक्लियस। लाइक मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस है, तो उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो अगर वेल डेवलप है तो वो आता है यूकैरियोट्स में। अगर वेल डेवलप है तो मान लीजिए ये पूरी तरीके से अगर वेल डेवलप है तो ये आता है यूकैरियोट्स में। लेकिन वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, जो अच्छे से नहीं बन पाता है, तो वो आता है प्रिमिटिव टाइप का और कहलाता है प्रोकैरियोट्स। इसीलिए जब हम डायग्राम बनाते हैं तो इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियस को। और देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि प्रोकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है। क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर एक डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, मतलब एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर वेल डेवलप नहीं है। तो यही होता है प्रोकैरियोट्स। तो हमें पढ़ना क्या है, हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस है उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसका फंक्शन क्या है। फिर हमें पढ़ना है केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। जेनेटिक मटेरियल के बारे में सुने होंगे। जेनेटिक मटेरियल दो टाइप्स के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड whereas आरएनए is called as राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, जबकि आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। डीएनए के जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो एटीजीसी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होते हैं। वहीं आरएनए की बात करें तो थाइमिन की जगह पे उसमें क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। तो हमें
हमें डीएनए और आरएनए के केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बेस कंपोजिशन क्या है, जो चीजें मैंने बताई उसी को हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, वो हमें इसमें पढ़ना है। देन हमें पढ़ना है डीएनए सुपर कॉइलिंग। अभी मैंने बोला कि डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या करता है, आपस में कॉइल्ड हुए रहते हैं। लेकिन मान लीजिए डीएनए का रेप्लिकेशन कराना है, ट्रांसक्रिप्शन कोई भी प्रोसेस हो रही है, तो ये कॉइलिंग स्टेज में नहीं हो सकती, इसको डीकॉइल कराना पड़ता है, मतलब इसकी जो सुपर कॉइलिंग है उसको रिमूव करना पड़ता है। तब ये क्या होता है, एक फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर ये बना लेता है, और वही फॉर्क में फिर वो प्रोसेस जो होती है हमारी वो शुरू होती है, ठीक है। तो इसके लिए सुपर कॉइलिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो क्रोमैटिन है उनको ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है। फिर डिफरेंट टाइप्स के डीएनए आरएनए होते हैं। लाइक डीएनए में हम देखिए ए टाइप ऑफ डीएनए, जेड टाइप ऑफ डीएनए, बी टाइप ऑफ डीएनए देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आरएनए में देखें तो वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। आरआरएनए इज कॉल्ड एज राइबोसोमल आरएनए, टी इज ट्रांसफर आरएनए एंड एम इज मैसेंजर आरएनए। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखते हैं हमारी जो 4th यूनिट है, 4th यूनिट इज सेल साइकिल। किससे रिलेटेड है, सेल साइकिल से रिलेटेड वो यूनिट है। तो इसमें हमें पढ़ना है